ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन, यानी सेंटेंसेस जो हैं वो किस प्रकार से एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में हो सकते हैं और किस प्रकार से उसके सब्जेक्ट और वर्ब को देख के हमें पता चलेगा कि सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में। इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक है जिसका नेम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट है कि कैसा सब्जेक्ट आने पे वर्ब कैसी आएगी। इसमें मुख्य रूप से 3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। इसी के अंदर दूसरी बात प्लूरल सब्जेक्ट, कि यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दूसरी बात है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ MV, यानी मैन वर्ब्स। दूसरी बात है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैन वर्ब्स, यानी जितने सब्जेक्ट होंगे सेंटेंस के अंदर उतनी ही उस सेंटेंस में क्या होंगी, मैन वर्ब होंगी। तीसरी बात सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में है एक्टिव सब्जेक्ट एक्टिव वर्ब, यानी सब्जेक्ट अगर एक्टिव होगा तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी, एक्टिव होगी। पैसिव सब्जेक्ट पैसिव वर्ब, यानी सब्जेक्ट अगर पैसिव होगा तो हमारी वर्ब भी पैसिव होगी। तो मुख्य रूप से ये 3 बातें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा ही, अगर सब्जेक्ट है हम वर्ब भी सिंगुलर लिखते हैं, उसके साथ क्या लिखते हैं, इज। प्लूरल सब्जेक्ट है, यू या दे लिखा हुआ है तो उसके साथ वर्ब भी क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, प्लूरल लिखते हैं। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी जितने सब्जेक्ट होंगे मैन वर्ब की संख्या भी सेंटेंस में उतनी ही होगी। आज इस टॉपिक के अंदर हमने मुख्य रूप से फोकस करना है इस पॉइंट के ऊपर कि किस प्रकार से सब्जेक्ट जब एक्टिव होता है तो हमारी वर्ब भी क्या होती है, एक्टिव होती है, और किस प्रकार से सब्जेक्ट जब पैसिव होता है उस समय हमारी वर्ब जो है वो क्या होती है, पैसिव होती है। इसका हमें पता कैसे चलेगा, एग्जाम्पल के लिए हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं, जैसे राम इज रीडिंग ए बुक। राम इज रीडिंग ए बुक। राम जो कि नाउन है, ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, और रीडिंग क्या है, वर्ब है। इस प्रकार किसी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को देखेंगे और फिर देखेंगे उस वर्ब को, सब्जेक्ट को देखेंगे और देखेंगे उस वर्ब को। फिर हम ये देखेंगे कि क्या जो सब्जेक्ट है वो उस कार्य को वर्ब के द्वारा क्या डिनोट किया जाता है, क्या चीज़ दर्शाई जाती है, एक्शन को दर्शाया जाता है कि वर्ब के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है क्या सब्जेक्ट उस कार्य को करने में सक्षम है। राम जो कि सब्जेक्ट है
क्या वो रीडिंग का कार्य कर सकता है? तो हमारा आंसर होगा यस, कि राम के द्वारा रीडिंग का कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार से सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जा सकता है या नहीं, इसको देखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें नोट को इंक्लूड नहीं करना है, नोट की तरफ हमें ध्यान नहीं देना। हमने केवल सब्जेक्ट देखना है और देखनी है वर्ब। फिर देखना है कि क्या सब्जेक्ट उस वर्ब को या उस कार्य को करने में सक्षम है। यदि वो सब्जेक्ट उस कार्य को करने में सक्षम है तो सब्जेक्ट को कहेंगे हम एक्टिव सब्जेक्ट, और उस वर्ब को भी क्या कहेंगे? एक्टिव वर्ब। अगर किसी सेंटेंस के अंदर नॉट लिखा हुआ है तो उसको हमने इंक्लूड नहीं करना, उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं देना। इसी प्रकार से कुछ और सेंटेंसेस लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ है दे आर नॉट लर्निंग ग्रामर। वे ग्रामर नहीं सीख रहे हैं। तो दे जो वर्ड है ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है और लर्निंग क्या है? वर्ब है। हमने देखना है कि क्या दे जो सब्जेक्ट है वो लर्निंग का कार्य क्या दे के द्वारा किया जा सकता है? हमारा आंसर क्या होगा? यस। तो दे जो सब्जेक्ट है वो कैसा सब्जेक्ट हुआ? एक्टिव सब्जेक्ट। और वर्ब जो है ये भी कैसी वर्ब हुई? एक्टिव वर्ब। तो इस प्रकार अगर कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है और वो उस कार्य को करने में अगर सक्षम है तो वो सब्जेक्ट एक्टिव है और वो वर्ब भी क्या है? एक्टिव है। और नॉट को हमने काउंट नहीं करना। ये भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई पर्सन दिया हुआ है तो वो हर कार्य को करने में सक्षम होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक सेंटेंस लिखा द थीफ अरेस्टेड। क्या लिखा हुआ है? द थीफ। ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब। ये भी पर्सन ही है। अब हमने देखना है कि क्या ये सब्जेक्ट जो है दिए गए कार्य को करने में सक्षम है। क्या थीफ के अंदर ये एबिलिटी है किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने की? हमारा आंसर क्या होगा? नो। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो कैसा सब्जेक्ट हुआ? पैसिव सब्जेक्ट। तो वर्ब भी कैसी आएगी? पैसिव वर्ब आएगी। ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और पैसिव फॉर्म पास्ट टेंस के अंदर आती है वॉज या वर, और उसके साथ है थर्ड फॉर्म वॉज अरेस्टेड। द थीफ वॉज अरेस्टेड। सब्जेक्ट पैसिव है, वर्ब भी कैसी आएगी? पैसिव आएगी। यानी हमने सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के बाद उस एक्शन को, उस वर्ब को देखना है। यदि वो सब्जेक्ट वो कार्य करने में सक्षम हो तब तो वो सब्जेक्ट होगा एक्टिव फॉर्म में और वर्ब भी एक्टिव फॉर्म में ही होगी। अगर सब्जेक्ट वो कार्य करने में सक्षम नहीं है तो वो सब्जेक्ट है पैसिव फॉर्म में और वर्ब भी पैसिव फॉर्म में। जैसे एक सेंटेंस लिखा द बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1990। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और पब्लिश क्या है? वर्ब। बुक क्या है? सब्जेक्ट, और पब्लिश क्या है? वर्ब। अब क्या बुक के द्वारा पब्लिश का कार्य किया जा सकता है? क्या बुक पब्लिश करने का कार्य सक्षम है करने में? हमारा आंसर क्या होगा? नो। तो ये बुक जो है ये कैसा सब्जेक्ट है? पैसिव सब्जेक्ट। और हमारी वर्ब जो है पब्लिश्ड, ये भी कैसी वर्ब है? पैसिव वर्ब है। तो इस प्रकार
ये कंसेप्ट था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कि किस प्रकार से एक्टिव जो सब्जेक्ट है उसके साथ एक्टिव वर्ब आती है और सब्जेक्ट अगर पैसिव है तो उसके साथ पैसिव वर्ब लिखी जाती है। नंबर 2 पॉइंट होगा हमारा पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन। नंबर 2 पॉइंट होगा पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन। पहचान कि कोई सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है या पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस होंगे उसके अंदर बी टाइप ऑफ वर्ब यानी बी सवयम, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है इज आर एम और इसकी सेकंड फॉर्म्स जो कि क्या हैं वॉज और वर हैं और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बीन, फोर्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बीइंग। तो इस प्रकार से इसके 8 फॉर्म्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये वर्ब आ जाए किसी भी सेंटेंस के अंदर, इनमें से कोई भी एक वर्ब और उसके साथ प्लस में V3 यानी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल। तो वो सेंटेंस होगा पैसिव फॉर्म में। बी टाइप ऑफ वर्ब की कोई भी फॉर्म आ जाए, बी, इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन या बीइंग, और उसके साथ आ जाए मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसका नेम क्या है पास्ट पार्टिसिपल, तो वो सेंटेंस किस में होगा पैसिव फॉर्म में ही होगा। वी थर्ड जो है वो मैन वर्ब के रोल में ही यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि वी थर्ड जो है उसका यूज एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। जब उसका यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाएगा तब वो सेंटेंस पैसिव फॉर्म में नहीं होगा। पैसिव फॉर्म में कब होगा, जब इसमें से कोई वर्ब दी हो और प्लस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो। तो ये थी पहचान कि कोई सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे कि वो सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है। बी टाइप ऑफ वर्ब कोई भी हो और उसके साथ साथ मैन वर्ब की तीसरी फॉर्म हो तो वो सेंटेंस होगा पैसिव फॉर्म में। इंट्रोडक्शन और आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारा तीसरा पॉइंट है रीजन, यानी क्या कारण है कि सेंटेंसेस को हम पैसिव फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट रीजन है सब्जेक्ट ज्ञात नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हमें सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं होता कि वो कार्य किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। टेंसेज के अंदर जितने भी सेंटेंसेज हम बनाते हैं उनके अंदर सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, यानी उस व्यक्ति का नेम लिखते हैं जिसने वो कार्य किया। लेकिन कई बार सब्जेक्ट के बारे में हमें पता नहीं होता। जैसे एक सेंटेंस लिखा, हर मोबाइल वॉज स्टोलन। हिंदी में सेंटेंस था कि उसका मोबाइल चुरा लिया गया। तो मोबाइल को चुराने का कार्य किस व्यक्ति के द्वारा किया गया उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट जो है हर मोबाइल उससे हमने सेंटेंस बनाया। पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस बनाए जाते हैं
उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं सब्जेक्टिव केस में। हर मोबाइल वॉज स्टोलन। इस प्रकार से पहला पॉइंट ये है कि जब सब्जेक्ट के बारे में हमें कई बार पता नहीं होता, ऐसी स्थिति में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट से ही सेंटेंस को बनाते हैं। उसको सब्जेक्टिव केस में लिख के सेंटेंस को बनाया जाता है पैसिव फॉर्म में। अब देखो, हर मोबाइल है और स्टोलन है। क्या मोबाइल के द्वारा स्टील करने का, चुराने का कार्य किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसलिए सब्जेक्ट भी पैसिव है और वर्ब भी क्या होगी, पैसिव फॉर्म में होगी। दूसरा पॉइंट है, सब्जेक्ट लिखे बिना ही कार्य से, यानी जो भी एक्शन हुआ है, कार्य से हमें सब्जेक्ट का पता चलता है। यानी जो एक्शन वहाँ पे किया गया है उसी से ही हमें पता चल जाता है कि एक्शन है जो किसके द्वारा किया गया है। जैसे द स्टूडेंट्स वर टॉट ए लेसन। विद्यार्थियों को एक लेसन पढ़ाया गया। तो हम जानते हैं कि विद्यार्थियों को एक लेसन पढ़ाने का कार्य किसके द्वारा किया गया होगा, एक शिक्षक के द्वारा किया गया होगा। तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होती। 2 पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट है कि सब्जेक्ट के बारे में हमें पता नहीं होता। दूसरा पॉइंट है कि एक्शन वहाँ पे ऐसा लिखा होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि वो कार्य किसके द्वारा किया गया होगा। ऐसी स्थिति में हमें सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे द पेशेंट वॉज ट्रीटेड, मरीज जो था उसका इलाज कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर के द्वारा। तो जो एक्शन जो था उससे ही हमें वर्ब से पता चल गया कि वो कार्य किसके द्वारा किया गया। थर्ड पॉइंट है, कई बार क्या होता है, एक्शन सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक्शन जो है सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यानी कोई भी जो कार्य किया जाता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसके बनिस्बत कि वो कार्य किसके द्वारा किया गया। जैसे द रोड हैज़ बीन रिपेयर्ड, या बहुत सारे व्यक्ति उसके अंदर लगे होते हैं। इनका नाम लेना ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता जितना वो कार्य इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द रोड हैज़ बीन रिपेयर्ड, कि सड़क जो थी उसकी मरम्मत कर दी गई, उसको रिपेयर्ड कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो भी क्या होगा, पैसिव होगा, और वर्ब भी क्या होगी, पैसिव होगी। ऑब्जेक्ट जो है उसको पैसिव फॉर्म में यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्टिव केस में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस प्रकार से 3 रीज़न हैं। कई बार सब्जेक्ट के बारे में हमें ज्ञात नहीं होता, पता नहीं होता कि सब्जेक्ट कौन है, कार्य किसके द्वारा किया गया। दूसरा पॉइंट है कि उस कार्य से ही हमें पता चल जाता है कि कार्य किसके द्वारा किया गया है। ऐसी स्थिति में हम सब्जेक्ट नहीं लिखते, ऑब्जेक्ट से ही सेंटेंस बनाते हैं। और तीसरा रीज़न ये है कि कई बार एक्शन जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि सब्जेक्ट को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। सब्जेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। जैसे द होल बिल्डिंग वॉज वाइट वॉश्ड, पूरी बिल्डिंग को क्या कर दिया गया, सफ़ेदी कर दी गई, उसको वाइट वॉश कर दिया गया। इसलिए इम्पोर्टेंट कार्य क्या है कि बिल्डिंग को वाइट वॉश कर दिया गया है। किसके द्वारा किया गया, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने 3 चीज़ों को सीखा। कि कौन से रीजन्स हैं जिनसे हम सेंटेंसेस को पैसिव फॉर्म में लिखते हैं, और
उसका परिचय कि किस प्रकार से एक्टिव सब्जेक्ट हो तो वर्ब एक्टिव लिखते हैं और पैसिव सब्जेक्ट हो तो वर्ब पैसिव लिखते हैं। और सेंटेंस को इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम किस प्रकार से उसकी पहचान करेंगे कि ये एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में। पैसिव फॉर्म के लिए बी टाइप ऑफ जो वर्ब है वो लिखी जाएगी और उसके साथ साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। अब हम सीखेंगे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। हेडिंग लिखेंगे सेंटेंसेस को, हेडिंग है सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना। सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना यानी एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस होंगे और हमने उनको बदलना है पैसिव वॉइस में। इस बदलने की शुरुआत हम करेंगे टेंसेज के सेंटेंसेस के साथ कि टेंसेज के जो सेंटेंस होंगे उनको हम पैसिव फॉर्म में किस प्रकार से बदलेंगे। टेंसेज हम लर्न कर चुके हैं और जो सेंटेंस दिया होता है पैसिव वॉइस में उनको कन्वर्ट करने के लिए 4 चीज़ें हमें मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। फर्स्ट होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये 4 मुख्य पार्ट हैं एक सेंटेंस के। और पैसिव वॉइस में भी अगर हम सेंटेंस को चेंज करेंगे तो उस समय भी हमें इसी क्रम से चलना होगा। भी सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी ये 4 चीज़ें हमें ढूंढनी होगी उस सेंटेंस में और किस प्रकार से हम उनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस एफर्मेटिव या नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट। 1 नंबर पे हमने क्या कार्य करना है कि सब्जेक्ट किसको लिखना है। सब्जेक्ट किसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लिखना है। यानी कोई भी सेंटेंस दिया होगा उसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ढूंढना है और उस ऑब्जेक्ट को लिखना है सब्जेक्टिव केस में। अब कोई नाउन दिया होगा उसको तो हम वैसे ही लिखेंगे, लेकिन अगर प्रोनाउन है तो उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अलग अलग होता है। उस सेंटेंस में वो ऑब्जेक्टिव केस में दिया होगा जो प्रोनाउन, उसको हम किस प्रकार से सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में जैसे वहाँ पे हिम दिया हुआ है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय उसको क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे सब्जेक्टिव केस में। हर लिखा हुआ है तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, शी। इट है तो उसका सब्जेक्ट क्या होता है, इट। मी है तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई। मी है उसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई। अस है जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, उसका सब्जेक्ट क्या होगा, वी। यू है उसका सब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है। देम है उसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे। कोई नेम लिखा हुआ है तो उसको तो हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे। कोई नेम लिखा हुआ है उसको उसी नेम के द्वारा हम सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। अब कोई सेंटेंस लिखा है उसके अंदर हम ये पहचान कैसे करेंगे कि उसमें ऑब्जेक्ट कौन है। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान करने में
दो शब्द हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एक शब्द है व्हाट और दूसरा है हुज। व्हाट का मीनिंग होता है क्या, और हुज का मतलब होता है किसको। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए, ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए हम ये शब्द यूज करते हुए सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाएंगे और ये प्रश्न पूछेंगे। तो 4 प्रकार से आंसर आ सकता है। कितने प्रकार से आंसर आ सकता है? 4 प्रकार से, कि हमें व्हाट या हु जो है उनमें से दोनों का ही हमें आंसर न मिले, या हो सकता है एक व्हाट का आंसर मिल जाए, हुज का आंसर न मिले, या हो सकता है कि व्हाट का आंसर न मिले, हुज का आंसर मिल जाए, या ये हो सकता है व्हाट का भी आंसर मिल जाए और हुज का भी आंसर मिल जाए। क्योंकि ऑब्जेक्ट होना सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है। टेंसेस सीखते समय हम सीख चुके हैं, वर्ब जब ट्रांजिटिव होगी यानी सहकर्मक क्रिया होगी तभी हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब अगर इनट्रांजिटिव है यानी अकर्मक है तब सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है दे आर लॉफिंग, सेंटेंस है दे आर लॉफिंग। अब इससे हमने व्हाट और हुज का यूज करते हुए इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाया कि व्हाट आर दे लॉफिंग, वे क्या हंस रहे हैं, तो इसका आंसर आया नहीं। हुज आर दे लॉफिंग, किसको वो हंस रहे हैं, तो इसका भी आंसर नहीं आया। तो लॉफ जो वर्ब है इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये वर्ब कैसी हुई हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब। ये वर्ब कैसी हुई हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब यानी ऐसी वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। मोहन इज ईटिंग ए मैंगो, सेंटेंस क्या है? मोहन इज ईटिंग ए मैंगो। तो व्हाट से आंसर क्वेश्चन बनाएंगे हम, व्हाट इज मोहन ईटिंग, मोहन क्या खा रहा है, तो आंसर क्या आया? ए मैंगो। तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। दूसरा कोई वर्ड ही नहीं है तो हुज से प्रश्न बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो। तो सबसे पहले हमने क्या कार्य करना होगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लिखना है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसको हमने सेंटेंस में कहाँ लिखना होगा? शुरुआत में लिखना होगा। अब हुज का आंसर कैसे आएगा? जैसे दे congratulated me, दे congratulated me। तो इस प्रकार सेंटेंस दे आर लॉफिंग में हमें दोनों ही जो वर्ड थे व्हाट और हुम, यहाँ पे हुम वर्ड लिखना था। हुज का तो मतलब होता है किसका, यहाँ पे वर्ड लिखना है होम, WHOM होम यानी किसको। दो वर्ड हैं व्हाट और होम, हुज नहीं लिखना, सॉरी, होम WHOM होम यानी किसको। दे आर लॉफिंग, ना तो व्हाट का आंसर मिला और ना ही होम का आंसर मिला। मोहन इज ईटिंग ए मैंगो, किसका आंसर मिला? व्हाट का आंसर। व्हाट इज मोहन ईटिंग, हमारा आंसर क्या आया? मैंगो। व्हाट का आंसर मिला और होम का तो आगे तो कोई वर्ड ही नहीं है तो दूसरा ऑब्जेक्ट तो नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे कंग्रेचुलेटेड मी। अब हम व्हाट से क्वेश्चन बनाएंगे। सेंटेंस को किस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं ये हम टेंसेज में सीख चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे क्या है? V2 है। तो हम क्या करेंगे
कि डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। डिड दे कंग्रेचुलेट, डिड दे कंग्रेचुलेट, उससे पहले कौन सा वर्ड लगाएंगे, व्हाट। व्हाट डिड दे कंग्रेचुलेट, उन्होंने क्या कंग्रेचुलेट किया, आंसर नहीं मिला। होम डिड दे कंग्रेचुलेट, उन्होंने किसको कंग्रेचुलेट किया, किसको बधाई दी, उसका आंसर क्या आएगा, मी। किसको बधाई दी, मुझे बधाई दी। तो ये भी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमें किससे पता चला, होम से पता चला। कई बार सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा, माई अंकल गिफ्टेड मी ए डिक्शनरी, माई अंकल गिफ्टेड मी ए डिक्शनरी। अब हम इस सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाएंगे, व्हाट डिड माई अंकल गिफ्ट, मेरे अंकल ने क्या गिफ्ट किया, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए डिक्शनरी। हमारा आंसर क्या होगा, ए डिक्शनरी। मेरे अंकल ने क्या गिफ्ट किया, एक डिक्शनरी। अब क्वेश्चन बनाएंगे होम से, होम डिड माई अंकल गिफ्ट, होम डिड माई अंकल गिफ्ट, मेरे अंकल ने किसको गिफ्ट किया, तो हमारा आंसर क्या होगा, मी होगा। तो कई बार सेंटेंस के अंदर इस प्रकार दो भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो व्हाट का आंसर होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं। और ये होगा हमेशा ही नॉन लिविंग थिंग, यानी कोई निर्जीव होगा, कोई वस्तु का नाम होगा निर्जीव। और हुज का जो आंसर होगा, जैसे हुज का आंसर क्या है, मी, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम का आंसर क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये होगा कोई संजीव। ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट दो हैं, तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट पहले लिख के उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि मैन वर्ब के पास में जो ऑब्जेक्ट है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, उससे हमें पैसिव वॉइस बनाना है। अभी तक तो हमने केवल एक ही चीज़ सीखी है कि ऑब्जेक्ट को हमने सेंटेंस में कैसे ढूंढना है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को पहले एक नंबर पे क्या सीखा है कि जो सब्जेक्ट है वो लिखना है। और सब्जेक्ट कौन सा होगा, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लिखना है, यानी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट दिया होगा उसको ढूंढना है और उसको सेंटेंस की शुरुआत में, सेंटेंस की बिगिनिंग में लिखना है। क्या बना के लिखना है, उसको सब्जेक्ट बना के लिखना है। अगर वो प्रोनाउन है तो वो इस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। और उसका सब्जेक्ट कैसे बनता है, ये लिखे हुए हैं। हिम का सब्जेक्ट बन जाएगा ही, हर का शी, इट का इट, मी का आई, अस का वी, यू का यू ही, देम का दे, और कोई नेम है तो उसका नेम ही रहेगा। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट कि सब्जेक्ट क्या लिखना है, किसको लिखेंगे हम सब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा उसको। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा पॉइंट क्या था, हेल्पिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखेंगे, उसके लिए भी एक टेबल हमने लर्न करनी है। उसके लिए भी हमने एक टेबल लर्न करनी है, यानी जब भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में दी हो या उसके साथ एस या ईएस लगा हो, कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तब हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है इज़, आर या एम। हेल्पिंग वर्ब लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और सब्जेक्ट अगर आई होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। अगर सेंटेंस में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज या वर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो
वर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वर। अगर सेंटेंस में ऑलरेडी विल शैल और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, यानी फ्यूचर इंडेफिनेट है, तो विल शैल और उसके साथ लगाएंगे बी। विल शैल और उसके साथ लगाएंगे बी। ये इंडेफिनेट टेंस हो गए सारे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है इज, आर और एम। सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनेट तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वॉज वर। विल शैल और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फ्यूचर इंडेफिनेट है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल शैल और बी। अब कंटिन्यूज। सेंटेंस में पहले से इज, आर, एम है और उसके साथ क्या होगी V4, यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING पहले से दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूँ मैं अभी। इज, आर या एम तो लिखेंगे और उसके साथ क्या करेंगे, बीइंग शब्द हमने जोड़ना है। अगर सेंटेंस में पहले से वॉज वर्ब लिखा हुआ है और उसके साथ V4 यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, हम क्या करेंगे, वही इज, आर, एम की तरह वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और उसके साथ क्या जोड़ेंगे, बीइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस और ये है पास्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। परफेक्ट में क्या होगा, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। हमने क्या करना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, और उसके बाद लिखना है बीन, BEEN। हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम हैड के साथ भी क्या जोड़ेंगे, बीन जोड़ेंगे। फिर विल शैल और हैव है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, विल या शैल हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हैव और उसके बाद बीन। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब, विल शैल और फर्स्ट फॉर्म है तो विल शैल और बी। इज, आर, एम है या वॉज वर्ब है उनके साथ बीइंग। अगर परफेक्ट है कोई भी टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है और ये फ्यूचर परफेक्ट, तो उनके साथ क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब उनमें यूज करते हैं वो तो यूज करनी है, उसके साथ साथ क्या जोड़ना है, बीन और जोड़ना है। और कंटिन्यूस में क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़ना है। ठीक है, ये थी हमारी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब हम किस प्रकार से लिखेंगे। सब्जेक्ट हमने सीख लिया कि ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने लिखना है सब्जेक्टिव केस में। 2 नंबर पे हम सीख चुके हैं हेल्पिंग वर्ब कि हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सी लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब के बाद 3 नंबर पे लिखेंगे हम मैन वर्ब। 3 नंबर पे हम लिखेंगे मैन वर्ब। बिल्कुल इजी है, पैसिव वॉइस में इंट्रोडक्शन में ही मैंने बता दिया मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, हमने थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और चौथा पॉइंट क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या करना है, बाई लगा के और हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। यानी 1 नंबर पे तो हमने क्या किया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखा था। अब क्या करेंगे, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो उसको लिखना कैसे है, वही टेबल जो बिगनिंग के अंदर हमने सीखी थी। इस बार क्या होगा कि वहाँ पे सब्जेक्ट ये दिए होंगे, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। इनको ही दिया हुआ है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में कैसे लिखेंगे, हिम लिखेंगे। शी दिया हुआ है तो उसको कैसे लिखेंगे, हर लिखेंगे।
इट दिया हुआ तो उसको इट ही लिखेंगे, आई दिया हुआ तो उसको मी लिखेंगे, और उससे पहले क्या लगाना है, बाई लगाना है। तो इस प्रकार से 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले अपने क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट किससे बनेगा, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उससे, उसको सब्जेक्टिव केस में लिखना है। वो हम सीख चुके हैं इस टेबल से कि किस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट होंगे, उनका सब्जेक्ट बनेगा। इनके अलावा अगर कोई है तो उसको वैसे लिख देना है, नेम है किसी का तो वो नेम लिखा जाएगा। दूसरा पॉइंट हमने सीखा हेल्पिंग वर्ब। इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट तो इज आर एम, पास्ट इंडेफिनेट है तो वॉज वर, फ्यूचर इंडेफिनेट है तो विल शैल और बी। कंटिन्यूस जितने भी हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है बस बीइंग जोड़ना है उनके साथ, और परफेक्ट में क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना है। तीसरा पॉइंट है मैन वर्ब। तो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, पैसिव वॉइस में तीसरी फॉर्म यूज करनी है। फिर बाई और सब्जेक्ट लिखने हैं लास्ट में। इनके अलावा भी, यानी मैन वर्ब के अलावा भी सेंटेंस में और बाई और सब्जेक्ट के अलावा भी अगर कोई पार्ट बचता है तो वो पहले लिख लेना, और सेंटेंस के लास्ट में लिखना है बाई प्लस सब्जेक्ट जो होगा उसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। यानी सब्जेक्ट अगर ही है तो हम क्या लिखेंगे, बाई हिम, और सब्जेक्ट अगर दे है तो हम क्या लिखेंगे, बाई देम। ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम टेंसेज के कुछ सेंटेंसेज लेंगे और उनको पैसिव वॉइस में हम बदलेंगे। तो इस प्रकार से ये 4 पॉइंट है, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। जय हिंद।